हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपिल कॉमर्स क्लासेस। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 12th बीएसटी का रिवीजन। आपकी जो रिवीजन सीरीज़ है इसमें मैं हर दिन हर नया चैप्टर आपको करवाऊंगी। ये रिवीजन सीरीज़ आपके अकाउंट्स की तो स्टार्ट हो चुकी थी। अगर जिसको अकाउंट्स की क्लास देखनी है वो जल्दी से जाइए हमारे चैनल पे, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको अकाउंट्स की रिवीजन मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स की अभी स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। वहाँ से आपको वो न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर अपना। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आपके सारे नोट्स मिलेंगे। जिसको भी अगर ये नोट्स चाहिए वो सब नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कपिल कॉमर्स क्लासेस में आपको मिल जाएंगे। चलिए, फर्स्ट चैप्टर आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है मैनेजमेंट? सबसे पहले अपन देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हो, प्लान करते हो, प्लानिंग करते हो कि अपन को क्या करना है, कैसे करना है। ऑर्गेनाइज करते हो चीज़ों को, रिसोर्सेज को आप क्या करते हो, प्रॉपर एलोकेट करते हो। स्टाफिंग, जितने भी आपको स्टाफ चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, वो अपन करते हैं। डायरेक्टिंग, उनको लीड करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं एंड फिर अपन एक्चुअल अपना रिजल्ट देखते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें अपन क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं रिसोर्सेज को। किस लिए करते हैं? ताकि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उसको आप क्या कर सको, अचीव कर सको। अब देखो, गोल को सिर्फ अचीव ही नहीं करना है, गोल को कैसे अचीव करना है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इन वर्ड्स पे मैं बहुत ध्यान दे रही हूँ कि इफेक्टिवली एंड अचीव एफिशिएंटली। देखो, आप एक तो कर रहे हो गोल को अचीव, आपको बोला ये काम करने के लिए, पर आपने ये काम किया। अब आपने क्या करा, उस काम को कर तो लिया, बस आपको काम करना था, बस रिसोर्सेज को आपने बहुत वेस्टेज कर दिया। होता नहीं है घर में, मम्मी आपको कुछ काम करने को बोलती है कि जाओ बेटा ये लेके आ जाओ या आप ये कर दो, तो आप क्या करते हो, काम तो कर देते हो वो पूरा, बट बहुत ज़्यादा आप क्या करते हो, उसमें गड़बड़ी कर देते हो। कभी ये कर दिया, कभी ये कर दिया, कभी ये भूल गए, कभी ये भूल गए, कभी ये गिरा दिया। तो मम्मी बोलती है ना, काम तो कर दिया बट तुमने मेरा काम और बढ़ा दिया। ठीक, तो वही ये चीज़ है कि आप क्या करते हो, मैनेजमेंट करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब देखो, इसमें 3 वर्ड्स है, एक तो प्रोसेस, एक इफेक्टिवली और एक क्या है, एफिशिएंटली। प्रोसेस क्या हुआ इधर मतलब, एंड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली क्या हुआ। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि एफिशिएंटली क्या है, इफेक्टिवली क्या है, सेम सेम सही है। नहीं, देखो, प्रोसेस तो अपना अपन ने बात कर ली थी। प्रोसेस क्या अपना, ये पोस्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ये तो क्या है अपना प्रोसेस, जिसे अपन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या है? अगर मैं इफेक्टिवली की बात करूं तो मतलब आपने जो आपका टास्क है, आपने जो अपना काम है वो कैसे कर रहा है, टाइम पे किया है, ऑन टाइम। जब आप अपना काम क्या कर रहे हो, टाइम पे कर रहे हो। मैंने आपको कहा कि आपको 100 बॉक्स बनाने हैं 1 वीक के अंदर, मतलब 7 दिन के अंदर आपको 100 बॉक्स बनाने हैं। आपने 7 दिन में वो बॉक्स बना लिए, 100 बॉक्स बना लिए। तो आपने काम कैसे किया, इफेक्टिवली किया। जब आप अपने काम को टाइमली कर रहे हो उसको आप क्या कहोगे, इफेक्टिवली। और एफिशिएंटली क्या होता है? एफिशिएंटली मतलब होता है कि आप कम से कम वेस्टेज में काम कर रहे हो, आप अपनी कॉस्ट को क्या कर रहे हो, कम रख रहे हो। ठीक, आपने अपना वेस्टेज, जो रिसोर्सेज का वेस्टेज है वो कम से कम किया है और आपकी जो कॉस्ट है वो कम है, आपने कम कॉस्ट पे किया है। ये किस पे फोकस रखता है, कॉस्ट पे, और ये किस पे, टाइम पे।
जब आपने काम टाइम पे किया है तो वो क्या हुआ, इफेक्टिवली। और जब आपने काम कम वेस्टेज में किया है, कम कॉस्ट में किया है, तो वो क्या हुआ, एफिशिएंटली हुआ। क्लियर। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास ऑर्डर आया कि आपको मेरे को 10 फ़ोन बना के देना है। ठीक, मेरे पास ऑर्डर आया कि आपको 10 फ़ोन बनाने हैं, लेकिन शर्त ये है आपको 2 दिन में ही हमें वो 10 फ़ोन बना के देने हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने ऑर्डर ले लिया। अब मैंने क्या करा, उनको 2 दिन बाद में जब मैं वापस से उनसे मिली, मैंने उनको वो फ़ोन दे दिए। अब मैंने दिए कैसे उस फ़ोन को, इसमें 2 केस आते हैं। एक तो था कि मैंने टाइम पे तो कर दिया काम, बट मैंने क्या करा, 2 दिन में मेरा ऐसा था कि मेरे प्रोडक्शन में अभी रिसोर्सेज कम थे। मैंने तो बात कर ली, अब मैंने तो बोल दिया उनको कि मैं आपको 2 दिन में बना के दे दूंगी। अब हमारे पास तो यहाँ पे अभी रिसोर्सेज ही शॉर्टेज पड़ रही है। तो मैंने क्या करा कि मैं बनाने से अच्छा है खरीद लेती हूँ, मैं बनाने से अच्छा किसी और से खरीद लेती हूँ, फिर इनको दे देती हूँ, क्योंकि अब मैंने बोल दिया है इनको तो अब मुझे देना तो पड़ेगा। तो मैंने उसको क्या करा, परचेज करके और फिर उनको दे दिया। इससे मुझे क्या हुई, कॉस्ट ज़्यादा है। एक तो मैं बनाती तो मेरी कॉस्ट क्या आती, कम आती, और एक मैं बाहर से खरीदी हूँ फिर उनको दी हूँ तो मेरी कॉस्ट क्या हुई, ज़्यादा हुई। अब मैंने काम कर तो लिया था टाइम पे, बट मैंने एफिशिएंटली काम नहीं करा, क्योंकि मैंने मेरी कॉस्ट बढ़ा दी उससे। काम तो हुआ है कंप्लीट, बट काम कैसे हुआ है, एफिशिएंटली नहीं हुआ है। क्लियर, आया समझ में। चलो नेक्स्ट, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट अपन ने पढ़ लिया कि मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है गोल को अचीव करने के लिए। कैसे गोल को अचीव करना है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब मैनेजमेंट की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, गोल ओरिएंटेड। कि मैनेजमेंट क्या है, फोकस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। कि आप मैनेजमेंट किस लिए करते हैं, मैनेजमेंट किस पे फोकस है, कि आप अपने गोल को क्या कर सको, अचीव कर सको, उसमें हेल्प करता है। आप अपने, तो मैनेजमेंट क्या है, आपका गोल ओरिएंटेड है कि आपको अपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो उस पर फोकस रखता है कि उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, अब काम करना है। क्लियर। सेकंड, ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव। अब परवेसिव मतलब एक वर्ड आया परवेसिव। परवेसिव मतलब हर जगह अप्लाई करता है। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर कंपनी में ही अप्लाई होगा, मैनेजमेंट पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ही अप्लाई होगा, या सिर्फ बिजनेस में ही मैनेजमेंट अप्लाई होता है, नहीं। मैनेजमेंट तो हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। क्या घर में मैनेजमेंट नहीं होता, क्या मम्मी नहीं करती मैनेजमेंट? अगर आप घर की बात देखो तो घर पे मम्मी मैनेज नहीं करती सारा। पापा ने जैसे मम्मी को दे दिया सैलरी कि आपको मैं मंथ के 7,000 रुपीज़ देता हूँ, आपको अपना घर चलाना है, इसमें मम्मी सारी चीज़ मैनेज करती है ना। कितना क्या आना चाहिए, इस बार कितना राशन आना चाहिए, कहाँ पे मुझे कम खर्च करना है, कहाँ पे ज़्यादा करना है, पिछली बार क्या हुआ था, तो मम्मी भी पूरा घर को मैनेज करती है ना। तो सेम ऐसे ही है कि मैनेजमेंट ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप ऑर्गेनाइजेशन में, अगर अपन बिजनेस स्टडी में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मतलब ये बिजनेस में ही काम आता है, नहीं। मैनेजमेंट हर जगह हर फील्ड में काम आता है, हर लेवल पे हर फील्ड में, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह काम आता है मैनेजमेंट। वो चाहे बिजनेस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, सब जगह रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। थर्ड, कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, ऑन गोइंग एक्टिविटी है, कंटिन्यूसली चलने वाला है। ऐसे नहीं आज मैनेजमेंट हो गया तो कल नहीं होगा, कि एक बार ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो अब मैनेजमेंट नहीं होगा, नहीं। मैनेजमेंट तो चलता ही रहता है। क्या मम्मी मैनेजमेंट में मम्मी मैनेज करना बंद कर देती है, क्या नहीं ना, चलता ही रहता है। एक चीज़ मैनेज हुई तो दूसरी करती, दूसरी मैनेज हुई तो तीसरी, तो ये क्या ऑन गोइंग एक्टिविटी है। ठीक। फोर्थ, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। अब मल्टी डायमेंशनल में इन्वॉल्व होते हैं मैनेजिंग पीपल, वर्क एंड ऑपरेशन। मल्टी डायमेंशनल में अपन ने 3 चीज़ पढ़ी थी, क्या क्या थी। एक तो जल्दी से बताओ, जिसने भी मेरी क्लास देखी उनको फटाफट आता होगा, बताओ जिसने क्लास देखी है क्या था। एक तो था मैनेजमेंट ऑफ वर्क,
एक क्या था, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, एक था मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और एक था मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तीन चीज थी मल्टी डायमेंशनल में। क्या क्या थी? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या है? सेम इनके नेम पे है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब वर्क पे आप अपनी एक्टिविटी को मैनेज कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप मैनेज कर रहे हो, उसको मैनेज कर रहे हो। जो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आप ह्यूमन का मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक, आप ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ है उनका मैनेज कर रहे हो। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मतलब जो आप डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हो, जो प्रोडक्शन सेल्स से जो डे टू डे एक्टिविटी हो रही है, परचेज सेल, इनका मैनेजमेंट। क्लियर? तो मैनेजमेंट आप किस किस का करते हो? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या होता है? जो आपके गोल को अचीव करने के लिए आप जो काम करते हो उसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब एम्प्लॉयज़ का। एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मतलब डे टू डे एक्टिविटी का, जो आप परचेज सेल कर एक्टिविटी करते हो उनका मैनेजमेंट। क्लियर? फिफ्थ, डायनेमिक। मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक है। अडप्ट टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, पॉलिसी एंड एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट क्या करता है? जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है, पॉलिसी आई है, एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आया है, उसको अडॉप्ट करता है। जो भी चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है? मैनेज करता है चीज़ों को। अगर आपकी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया तो मैनेजमेंट क्या करता है? हेल्प करता है उसको अडॉप्ट करने में कि नई टेक्नोलॉजी के साथ अब अपन सारी चीज़ मैनेज करेंगे। क्लियर? अगर कोई न्यू पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, जैसे कि जीएसटी आया, ठीक, और कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाती है, फिर क्या करते हो? आप उसको मैनेज करते हो। ठीक, टेक्नोलॉजी पहले क्या होती थी? ऑफलाइन क्लासेस होती थी। फिर क्या हुआ? कोविड आने के बाद सारी चीज़ कैसे हुई? ऑनलाइन मोड पे हुई। अभी अपन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? पहले भी था यूट्यूब, पहले भी था, ये सब चीज़ सही थी, बट पहले जो डेली आप यूजुअली क्लासेस लेते तो कैसे लेते थे? ऑफलाइन। अब क्या है? ऑनलाइन हो गया। तो अपन ने क्या करा? चेंज करा। आपका अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो आप उस चेंज को क्या कर लोगे? इजीली अडॉप्ट कर लोगे, आप उसको इजीली अडॉप्ट कर लोगे। सिक्स्थ, इंटेंजिबल। मैनेजमेंट क्या है? दिखता नहीं। इंटेंजिबल मतलब जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते, ठीक। जैसे टेंजिबल एसेट्स अपन ने पढ़ी थी अकाउंट्स में, एक तो होती है टेंजिबल एसेट्स, एक होती है इंटेंजिबल एसेट्स। अगर अकाउंट्स में आपने पढ़ी हो तो टेंजिबल एसेट्स क्या थी? जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, है ना। इंटेंजिबल क्या थी? जो है बट अपन उसको देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, वही मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट ऐसा तो नहीं एक ऑब्जेक्ट है कि ये रहा मैनेजमेंट, नहीं ना, ये तो आपका क्या इंटेंजिबल चीज़ है कि आप सिर्फ फील कर सकते हो, आप सिर्फ बोल सकते हो हाँ अच्छा मैनेजमेंट है, बुरा मैनेजमेंट, बट आप ऐसे उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, ये है मैनेजमेंट, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? एग्जाम्पल, A hospital management ensure proper coordination between doctor, nurse, administration, staff to provide quality health care। कि जैसे हॉस्पिटल में मैनेजमेंट कैसा होता है? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होती है डॉक्टर, नर्स की और जो वहाँ के स्टाफ है उनकी, ताकि क्या हो? क्वालिटी, अपन वो क्वालिटी दे सके। अगर हॉस्पिटल में प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता, आप जाते हैं, फिर आपको बताते हैं, अच्छा आपकी स्लिप करती है, फिर उसके बाद में आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हो, अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर आप वहाँ पे वेट करते हो, फिर वहाँ से आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको नर्स से बताता है। तो ये क्या है? आपस में इन्होंने क्या कर रखा है? अच्छे से मैनेजमेंट कर रखा है, कोऑर्डिनेशन कर रखा है प्रॉपर। क्लियर? ये आपके थे क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के। तो याद हुए मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स? बहुत इजी है। गोल ओरिएंटेड, ऑल परवेसिव, कंटिन्यूअस, मल्टी डायमेंशनल, डायनेमिक एंड इंटेंजिबल। ये क्या है? आपके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में अपन देखेंगे 3 ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में क्या है? 3 चीजें। अब बेटर है? चलिए
ऑब्जेक्टिव को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल। सेकंड क्या है? सोशल। एंड थर्ड क्या है? पर्सनल। ठीक, मैनेजमेंट को अपन ने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा? 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। कौन कौन से हैं? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। एक बार अपन इसका प्रॉपर चार्ट ही बना लेते हैं ताकि आपको याद करने में इजी रहेगा। ऐसे लास्ट टाइम पे आप ऐसे चार्ट बना के रखा करो ताकि एक बार आप क्विक रिवीजन कर लो। ऐसे चार्ट बनाओ जिसमें आप लिखो कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव 3 थे। एक तो था ऑर्गेनाइजेशनल, एक सोशल और एक पर्सनल। अब ऑर्गेनाइजेशनल के लिए क्या है तो वो देखेंगे सर्वाइवल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि सर्वाइव कर सके। प्रॉफिट तो होता ही है, ऑफ कोर्स ये बात है, प्रॉफिट तो होगा ही होगा हर ऑर्गेनाइजेशन का कि हाँ मेरा प्रॉफिट हो, वो तो है। साथ में क्या होता है? सर्वाइवल। मैं क्या करूँ? मार्केट में मेरी क्या हो? जगह हो, मैं स्टैंड कर पाऊँ, है ना। प्रॉफिट तो सब चाहते हैं, बट प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के लिए कब तक रहेगा? जब आप मार्केट में सर्वाइव कर रहे हो। अगर आप मार्केट में टिक ही नहीं पा रहे हो तो प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के लिए तो रहेगा ही नहीं। शॉर्ट टर्म आपने चलो कर लिया। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, नैनो आई, सुना होगा नैनो, नैनो कार छोटी सी जो क्यूट लगती है बच्चों को, अरे ये तो खिलौना है। आई थी नैनो, वो क्या हुआ? आई थी, शॉर्ट टर्म में वो क्या हो गई? चली गई। अब किसी को देखते हो आप नैनो को? दिखती है कोई नैनो कार? नहीं ना। तो वो क्या हुआ? मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाई। तो इसलिए क्या होता है, हर कोई ये चाहता है कि प्रॉफिट तो हो पर सर्वाइवल भी हो। अगर सर्वाइवल होगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर मान लो मैं मार्केट में टिके भी हूँ तब तो मेरा प्रॉफिट होता रहेगा, बट अगर मैं मार्केट में टिके भी ही नहीं हो तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि मेरा बिजनेस क्या कंटिन्यू चलता रहे, मेरा बिजनेस मार्केट में बना रहे। ठीक, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि पहले मेरा सर्वाइवल, फिर अगर सर्वाइवल होगा तो प्रॉफिट तो आपका हो ही जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है आपका, फिर आप थर्ड चीज़ क्या देखते हो कि मैंने सर्वाइवल करा, मार्केट में मेरी जगह है, मैं चल रही हूँ, लंबे टाइम तक मेरा बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। फिर अब आप क्या चाहते हो? ग्रोथ, कि मेरे बिजनेस की क्या हो? अब ग्रोथ हो, मैं मार्केट में जगह बना पा रहा हूँ, अब प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट से मैं क्या करूँ? अब बिजनेस को अपन एक्सपेंड करें, मेरा बिजनेस और बढ़े, मेरी सेल्स और बढ़े, मेरी मार्केट शेयर और बढ़े, तो वो ग्रोथ होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अपना क्या होता है कि मैं अगर मेरी कोई कंपनी है, मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं क्या चाहूँगी कि एक तो मैं सर्वाइव कर सकूँ, एक प्रॉफिट हो मेरे को, और एक मेरी ग्रोथ हो। ठीक, याद हुआ है तीनों? ठीक है। अब आते हैं सोशल। सोशल क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए? सोशल क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे, कि जो आपके आसपास है उसको आप क्या करो, एम्प्लॉयमेंट, जहाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके आसपास में आप क्या करो, अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाओ। वहाँ पे आप लोगों को, के आसपास के जो भी लोग हैं उनको आप लो अपने काम पे, ताकि अनएम्प्लॉयड नहीं रहे। ठीक, दूसरा, प्रोड्यूसिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली गुड्स। आप कैसे गुड्स प्रोड्यूस करो? एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ऐसे गुड्स नहीं करो जिससे आपकी सोसाइटी को, आपके आसपास के लोगों को बहुत हार्म होगा। क्लियर? आप क्वालिटी वाले गुड्स प्रोड्यूस करो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली गुड्स प्रोड्यूस करो, ताकि आसपास के आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, आपकी कंपनी की वजह से किसी और को तकलीफ ना हो। ठीक, कंट्रीब्यूटिंग टू CSR। CSR क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपके वैसे आगे भी आएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, जब अगर आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है कि 2 करोड़ से ऊपर अगर आपका बिजनेस हो गया है, तो आप क्या करो, उसको उसका 1% या 2%, फिलहाल तो 2% है, कि 2% आप उसका क्या करो, अपने जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है उसका 2% आप क्या करो, अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लगाओ। ठीक, तो वो आप
CSR में कंट्रीब्यूट करो, सोसाइटी के वेलफेयर में आप कंट्रीब्यूशन दो। क्लियर। सोशल में क्या बात की है, सोशल की बात की, सोसाइटी की बात की है कि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराओ, उनको जो गुड्स दे रहे हो आप वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली दो और CSR में कंट्रीब्यूट करो। क्लियर। अब थर्ड क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे किसी के भी, कि मेरे को सही सैलरी मिले। एम्प्लॉयज़ क्या चाहेगा कि मेरे को जो सैलरीज मिल रही, जो मुझे इंसेंटिव्स मिल रहे हैं वो फेयर मिले। फेयर मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ उतना तो मिले, ऐसा नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा और मुझे मिल रहा बहुत कम है। फेयर सैलरी मिले, उनका डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट हो, वो जॉब से खुश रहे। अगर वो जॉब से खुश है तो ऑफकोर्स सी बात है कि वो अपना 100% देंगे। वो काम कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ ही खुश नहीं है, एम्प्लॉयज़ ही आपके ऑर्गेनाइजेशन से खुश नहीं है, तो वो अपना 100% दे सकते हैं? नहीं ना। अगर मान लो आप किसी सब्जेक्ट से खुश नहीं हो तो आप क्या करते हो, अपना 100% दे पाते हो? नहीं ना। आप किसी से खुश नहीं हो, आप किसी स्पोर्ट से, किसी गेम से खुश नहीं हो, फिर आप क्या करते हो, उसको सही से खेल पाते हो? नहीं। लेकिन जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको खुशी है, सेटिस्फेक्शन है, तो उसमें आप क्या करते हो, अपना 100%, नहीं इसको तो मैं और अच्छे से करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है अकाउंट्स, है ना, तो आप क्या करते हो, फिर आपको अच्छा लगता है उसको पढ़ के, सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो फिर आप क्या करते हो, इसमें तो मैं और मेहनत करूँगा और पढ़ूंगा, मैं मेरा 100% दूंगा। ठीक। वही कुछ सब्जेक्ट आपको ऐसे होते हैं जो नहीं, ये नहीं पढ़ना, फिर आप अपना 100% भी नहीं दे पाते, क्योंकि आपको उससे खुशी नहीं मिल रही, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। तो जॉब सेटिस्फेक्शन जहाँ होती है वहाँ पे आपके लिए भी अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है। थर्ड, इनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड स्किल इन्हेंसमेंट, कि उनकी क्रिएटिविटी, उनकी नॉलेज, उनके स्किल्स बढ़े। पर्सनल ऑब्जेक्टिव किसी का क्या होगा कि मुझे सही सैलरी मिले, फेयर सैलरी मिले, फेयर इंसेंटिव मिले, मेरा डेवलपमेंट हो, मैं जॉब से खुश रहूँ, जॉब सेटिस्फेक्शन रहे, और क्या हो, मैं न्यू न्यू चीज़ें, क्रिएटिविटी सीखूँ, मेरी स्किल्स डेवलप हो, मैं नॉलेज बढ़े। क्लियर। तो तीनों हो गए, एक तो था ऑर्गेनाइजेशनल, एक था सोशल, एक था पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल में अपन ने 3 पॉइंट पढ़े थे, सोशल में अपन ने 3 पॉइंट पढ़े हैं, पर्सनल में अपन ने 3 पॉइंट पढ़े हैं। एक बार अपन फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक। इसमें अपन ने 3 चीज़ पढ़ी थी, प्रोसेस, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इससे आप डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। कैरेक्टरिस्टिक्स कितने थे, 6 थे। कौन कौन से थे, जल्दी जल्दी बताओ। गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, कंटिन्यूअस, मल्टी डायमेंशनल, डायनेमिक एंड इंटेंजिबल। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अपन ने कैसे करा, 3 पार्ट में डिवाइड करा। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है और एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या थे, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सोशल में क्या था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक। एनवायरनमेंट फ्रेंडली गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, एंड थर्ड CSR में कंट्रीब्यूशन। ठीक। और भी सोशल हो सकता है, ऐसे नहीं कि 3 है तो 3। क्वालिटी वाले प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, वो भी आप लिख सकते हो इसमें। पर्सनल में अपन ने 3 चीज पढ़ी थी। 3 क्या, फेयर सैलरी इंसेंटिव, सेकंड क्या, पर्सनल डेवलपमेंट, एंड थर्ड क्या, इनकरेजिंग क्रिएटिविटी या इनहेंस स्किल्स। याद हुआ? चलिए, यहाँ तक आपका ऑब्जेक्टिव तक कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस कि क्यों ज़रूरी है। पहले अपन ने ऑब्जेक्टिव देखे थे कि क्या ऑब्जेक्टिव है इनके, और अब क्यों ज़रूरी है मैनेजमेंट, वो अपन पढ़ेंगे। मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, अगर मैं आपको बताऊँ कि बेसिक चीज़ कि मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, तो आप क्या बोलेंगे, मैम मेरे गोल को, मेरे टारगेट को अचीव करने के लिए ज़रूरी है। ठीक। मैं ताकि अच्छे से काम कर सकूँ, एफिशिएंसी मेरी बढ़े, इसलिए ज़रूरी है। नई नई चीज़ें सोचूँ मैं, कोऑर्डिनेशन रहे। ठीक। तो इन सब के लिए क्या है, मैनेजमेंट ज़रूरी है। वही पॉइंट्स ये है। क्या है इंपॉर्टेंस के, फर्स्ट अचीविंग गोल्स। देखो मैंने बहुत शॉर्ट में, जितने शॉर्ट लाइंस हो सकती थी मैंने लिखी है, ताकि लास्ट टाइम पे आप क्या कर सको, शॉर्ट लाइन कर सको। एक आप बेसिक लाइन लिख लेते हो, उसके बाद आप अपने मन से लिख सकते हो कि क्या कहना चाह रहा है। तो लास्ट टाइम पे आप इसको रीड कर जाना, ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर क्या लिखना है, क्या बोलना चाह रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंस में फर्स्ट क्या है, अचीव गोल्स।
गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है। मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है, ताकि आपके जो टारगेट्स हो क्या हो, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली आप गोल को अचीव कर सको। प्रॉपर मैनेज होता है तो आप क्या करते हो, टारगेट को अच्छे से अचीव कर पाते हो। जो आपने सोचा, जो आप करना चाह रहे थे वो आप अचीव कर लोगे। जैसे अगर मम्मी ने सोचा कि इस बार मेरे पास 7,000 रुपये है, मैं इसका बहुत अच्छे से मैनेज करूँगी, मैं इसका बहुत अच्छे से मैनेज करूँगी। पिछली बार क्या हुआ था, मेरे को 7,000 मिले थे और मेरा खर्चा कितना हो गया था, 8,000। मतलब मैंने मैनेजमेंट में कुछ तो मैंने मैनेज चीज़ सही से नहीं की थी। इस बार मम्मी ने सोचा कि पिछली बार जो मैंने गड़बड़ की थी ना वो नहीं करूँगी, अब मैं क्या करूँगी, अच्छे से करूँगी, ताकि जो मेरा टारगेट है ना कि 7,000 ही होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 7,000 के अंदर अंदर मेरा होना चाहिए, तो वो मैं करूँ, टारगेट को अचीव करूँ। तो ये क्या होता है, सबका अलग अलग टारगेट होता है। आप जैसे 12th में हो, आपका टारगेट है कि मुझे 12th क्लियर करनी है। अब आप उसके लिए क्या करते हो, सारी चीज़ मैनेज करते हो कि कैसे मुझे अपना टाइम को मैनेज करते हो कि मुझे कितना टाइम स्कूल में देना है, आने के बाद मुझे कितना टाइम खेलना है, कितना टाइम फिर मुझे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को मैं कितना टाइम दूँ, बीएसटी को मैं 1 घंटा दूंगा, अकाउंट्स को मैं 1 घंटा दूंगा, कैसे मैं टाइम को मैनेज करूँ। करते हो ना आप मैनेज, किस लिए करते हो आप, क्यों करते हो आप ऐसे कि मैं 1 घंटा बीएसटी को डेली दूंगा, ये पढ़ूंगा, क्यों करते हो, क्योंकि आपको क्या करना है, 12th क्लियर करना है। वैसे ही सेम ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करने के लिए क्या करता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है। सेकंड क्या है, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, रिड्यूस वेस्टेज एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज। मैनेजमेंट अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, अगर सारी चीज़ प्रॉपर मैनेजमेंट के हिसाब से चलोगे तो आपका जो रिसोर्सेज है वो क्या होगा, कम से कम वेस्ट होगा। ठीक, अगर मान लो मैं पहले से ही टाइम टेबल बना के चल रहा हूँ कि मुझे इतना घंटे ही खेलना है, इतने घंटे ही मुझे फ़ोन चला के रील्स चलानी है, अगर मैंने बना लिया कि मैं रील कितने, आजकल तो गेम कौन खेलता है, सब फ़ोन रील में लग रखे कि मैं रील 1 घंटे ही चलाऊँगा, फिर मुझे इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है, इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है। तो उससे क्या हुआ, आपका जो वेस्टेज था, आप जो पहले वेस्ट करते थे टाइम रील देखने में, वो आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। या खेलने में आपने क्या कर दिया, कम कर दिया कि ठीक है, मैं फालतू का जो टाइम था वो कब मेरा क्या हो गया, कम हो गया। मैंने क्या करा, प्रॉपर अपनी चीज़ों को मैनेज किया कि मुझे कितना टाइम किसको देना है, जिसकी वजह से जो मैं फालतू में इधर उधर टाइम वेस्ट करता था ना, जैसे होता नहीं है अपन ऐसे टाइम पास कर लेते हैं कि अच्छा अभी तो 2:15 हुए हैं तो 2:30 से पढ़ना, 2:30 थोड़ा राउंड फिगर में आ गया ना, अब पढ़ना अपन स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं ना अपन कि 2:15 हो गया, अब 2:30 से ही पढ़ेंगे, तब तक अपन बैठ लेते हैं, फ़ोन चला लेते हैं, फिर फ़ोन चलाते चलाते क्या हो गया, 35 हो गए, 2:35। अब क्या बोलते हैं, हाँ अब तो 35 हो गए, 45 से पक्का बैठेंगे पढ़ने। तो आपने क्या करा, चीज़ें, आपका टाइम क्या हुआ, वेस्ट हुआ। आपने क्या करा, अपने रिसोर्सेज को वेस्टेज किया। इससे अगर मान लो आप यही प्रॉपर मैनेज करके चलते कि नहीं मुझे इतना टाइम इसको देना है, इतना टाइम इसको देना है, मेरा शेड्यूल है, प्रॉपर टाइम है, मैं अभी मैंने लेट नहीं करूँगा खाने में, मैं इस समय खाना खाना है तो खाना ही है, अब उसके बाद मैं पढ़ने बैठूँगा, तो फिर क्या हुआ, आपका वेस्टेज कम हुआ। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन होता है कि अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होता है तो कम वेस्टेज होता है, कॉस्ट कम आती है। थर्ड, क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन सेम अपन ने जो पहले बात की थी ना कि आपके न्यू जो अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स में बात की थी, जो अपन ने ऊपर बात की थी कि आपके जो अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ रहा है या मार्केट में कुछ चेंज आ रहा है, तो जो न्यू चीज़ें आ रही है उसको अडॉप्ट करने में क्या करता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है। अगर मान लो आपका इंटरनल मैनेजमेंट खराब है, फॉर सपोज अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का मैनेजमेंट ही खराब है, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का मैनेजमेंट ही खराब है, तो बाहर से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रहा है वो कैसे अपन इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। अभी तो मेरे घर में ही कलेश है, अभी तो मेरे घर में ही दिक्कत है, तो बाहर से तो क्या ही करूँगी मैं, बाहर में जो चेंज आए उसको तो मैं कैसे अडॉप्ट करूँ। तो पहले मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है कि आपके जो बाहर चेंज आ रहा है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, जो आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, जो मार्केट में चेंज आ रहा है, जो पॉलिसी में चेंज आ रहा है, उसको अडॉप्ट करने में हेल्प करती है अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो। क्लियर। थर्ड, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन। अच्छा, अपना ही पॉइंट रह गया, इनकरेज इनोवेशन। फोर्थ पॉइंट क्या है, इनकरेज इनोवेशन।
मोटिवेट एम्प्लॉयज टू डेवलप न्यू आइडियाज़। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो आप काम अच्छे से करेंगे, काम अच्छे से करेंगे तो आप क्या रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। होता नहीं है जब सारी चीज़ अपन अच्छे से काम कर लेते तो अपन एक मोटिवेटेड रहता है कि वाह मैंने अच्छा काम किया, है ना। और वही अगर मान लो आप सही से काम नहीं कर रहे, सही से काम नहीं कर रहे, बॉस सुनाएगा, बॉस सुनाएगा तो आप परेशान रहेंगे, परेशान रहेंगे तो आप छोड़ो यार, मतलब वो फ्रस्ट्रेशन रहेगी, फ्रस्ट्रेशन में फिर आप काम सही से नहीं करेंगे। तो अगर मान लो आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप क्या रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे काम को करने के लिए कि हाँ मुझे काम करना है, न्यू आइडियाज़ देने हैं, मैं भी मेरा कंट्रीब्यूट करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर। नेक्स्ट, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है। आप जो काम कर रहे हो डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट, जैसे है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो इन सब के बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है, अच्छे से काम करवाता है। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो इन दोनों के बीच में या इन सब के बीच में क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा। कोऑर्डिनेशन ये अच्छा बना के रखेगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं गई, एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं फ़ोन वाला, मैं गई, मैं सेल्स में हूँ, है ना, तो मैं गई बाहर, मेरे को तो सेल्स लानी है, मैं लोगों से बात करी, मैंने कहा ठीक है, मैंने ऑर्डर ले लिया, मैंने क्या करा, ऑर्डर ले लिया, मैंने बोला कि हाँ, उन्होंने कहा कि आपको 100 फ़ोन बनाना है, 100 फ़ोन बनाने हैं, तो मैंने उनसे ऑर्डर ले लिया विदाउट मैंने इससे पूछे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कि क्या सच में अपने पास रिसोर्सेज है या नहीं, मैंने रिसोर्सेज अगर नहीं है तो मैं इतना नहीं लूँ। अब मैंने क्या करा, मेरा मैनेजमेंट सही नहीं था, मैं सही से पूछ नहीं पाई, तो मैंने उधर से सेल तो ले ली, ऑर्डर तो ले लिए, बट इधर अपने पास रिसोर्सेज ही नहीं है, अब बनाए कैसे। तो क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन सही से हुआ। वही अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होता, मुझे पता रहता मुझसे को कैसे पूछना है, क्या है अपना प्रोसेस, तो फिर क्या दिक्कत नहीं होती, फिर अपना काम जो होता है वो प्रॉपर कैसे होता, कोऑर्डिनेशन से होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो कोऑर्डिनेशन को भी अच्छे इम्प्रूव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, डेवलप सोसाइटी, प्रोवाइड जॉब एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। मैनेजमेंट किस में हेल्प करता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी। कैसे, उनको जॉब प्रोवाइड करवा के, ग्रोथ करके, आसपास के अपनी सोसाइटी को सोसाइटी का डेवलपमेंट करके, ग्रोथ करके, उनका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देके, उनको अच्छे गुड्स प्रोवाइड करवा के, उनको क्वालिटी वाले गुड्स प्रोवाइड करवा के, इको फ्रेंडली गुड्स प्रोवाइड करवा के आप क्या करते हो, उनका भी डेवलपमेंट करते हो, डेवलप करते हो। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्या है टॉपिक अपना, 5th टॉपिक, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक अपन ने क्या करा, मैनेजमेंट, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर इम्पोर्टेंस, अब क्या है, नेचर। मैनेजमेंट का नेचर क्या है। अब देखो, नेचर में अपन 3 चीज़ पढ़ेंगे, इसमें भी आप ऐसे चार्ट बना लो, नेचर में भी आप ऐसे चार्ट बना लो। मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। देखो, साइंस क्या होती है, जो किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड रहती है कि अपन ने ये एक्सपेरिमेंट किया, इससे ये रिजल्ट आया, ये लॉ है, जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक, काफ़ी सारे अपने साइंस के लॉ है। वैसे ही मैनेजमेंट में भी क्या है, प्रिंसिपल्स है, जो अपने 2nd चैप्टर में अपन देखेंगे कि अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के लिए। वैसे ही क्या होते हैं, साइंस के भी प्रिंसिपल होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट एक साइंस है। अभी प्रिंसिपल कैसे बनते हैं, ये जो आप लॉ बनाते हो ये कैसे बनते हैं, अगर ये कोई भी लॉ बना है, लॉ ऑफ ग्रेविटी बना, जैसे अपना लॉ ऑफ ग्रेविटी बना, क्या था, एप्पल गिरा और उससे फिर उन्होंने बनाया लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ये प्रिंसिपल बने कैसे, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उससे ही प्रिंसिपल बने, उनसे ये लॉ बने। सेम वैसे ही जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो भी कैसे बने हैं, एक्सपेरिमेंट से एंड ऑब्जर्वेशन से। इसलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस है। अब इसमें एक चीज़ है, अगर आपके यहाँ क्वेश्चन आया कि मैनेजमेंट इज साइंस
तो आप लिख देंगे यस। अब अगर मैं बोलूँ कि मैनेजमेंट क्या एग्जैक्ट साइंस है, अगर मैं पूछूं इज मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस, क्या मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस है, तो आप लिखेंगे नो। क्यों? मैनेजमेंट साइंस है, बिल्कुल आपने बोला, क्योंकि प्रिंसिपल होते हैं, इसमें भी प्रिंसिपल होते हैं, बट एग्जैक्ट साइंस नहीं है, डिट्टो 100% साइंस नहीं है। या आप कह सकते हो प्योर साइंस, अगर वर्ड आए कि मैनेजमेंट इज अ प्योर साइंस, तो आप लिखोगे नो, मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आपने साइंस में जो एक्सपेरिमेंट किए, आपने ये चीज़ तो देख ली कि साइंस में एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से अपन ने प्रिंसिपल्स बनाए, और मैनेजमेंट में भी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से प्रिंसिपल बनाए, ये चीज़ तो आपने देख ली, ठीक, दोनों में सिमिलर है। बट जो साइंस के एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस थे वो किस पे थे? किसी ऑब्जेक्ट पे थे। और इधर अपन जो एक्सपेरिमेंट एंड वो कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन, वो किस पे कर रहे हैं? ह्यूमन के बिहेवियर पे कर रहे हैं, इंसान के बिहेवियर पे कर रहे हैं। और इंसान का बिहेवियर क्या सबका सेम है? सबका सेम है? नहीं, मेरा अलग है, किसी और का अलग है। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी ने आके मुझे सुना दिया, तो मेरा ऐसा है कि मैं शांति रहूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी, इग्नोर करूँगी। कोई होगा जो उसको वापस से बोलेगा, और कोई होगा उसको दो बातें और तेज से सुनाएगा, और कोई होगा जो उसको इतने से में फोड़ ही डालेगा, और कोई होगा उसके टुकड़े टुकड़े ही कर देगा। सबका अलग अलग नेचर है, ठीक। तो इस वजह से क्या हुआ, ये एग्जैक्ट साइंस नहीं, क्योंकि ह्यूमन का अगर मान लो आप कोई लॉ बना रहे हो, कोई प्रिंसिपल बना रहे हो, तो मतलब वो हर पे वैलिड है, हर पे वैलिड है, हर जगह। अगर मान लो मैं ये बोलूँ, ये आपका जो साइंस के लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ये इंडिया में भी है, आप दूसरे कंट्री में भी चले जाओ, हर जगह वो क्या है? वैलिड है, हर जगह सेम चीज़ है, कोई चेंजेस नहीं है। बट इसमें जो प्रिंसिपल्स है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। वो क्या होते हैं? पर्सन टू पर्सन आप डिपेंड करते हैं। क्लियर? इस वजह से क्या है, ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मैनेजमेंट एज आर्ट, कि मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है। आर्ट क्या होता है? कला, किसी भी काम करने की तरीका, सबका अलग अलग तरीका होता है, ठीक। वैसे ही मैनेजमेंट में भी क्या है, जो मैनेजर होता है उसका काम करने की वो क्या है? एक कला ही कर रहा है, मैनेज कर रहा है चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से मैनेज कर रहा है। अलग अलग मैनेजर अलग अलग जैसे मैनेज करेगा। जैसे कि मान लो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, है ना, बहुत अच्छा सा अपन एग्जाम्पल लेते हैं जिससे अपन देखेंगे कि वो आर्ट है या नहीं। आर्ट में अपन 3 पॉइंट पढ़ेंगे। कितने पॉइंट पढ़ेंगे आर्ट में? 3 पॉइंट पढ़ेंगे। क्या क्या? एक तो है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल, इसको एक स्टोरी की तरह से सुनना है ना, इंटरेस्टिंग सा लगेगा। एक बार मैं पॉइंट लिख लेती हूँ। थ्योरेटिकल नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। सेकंड पॉइंट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, एंड थर्ड क्या है? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये 3 पॉइंट है। अब अपन पहले आर्ट को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या मैनेजमेंट ये तीनों चीज़ें फुलफिल कर रहा है या नहीं। अगर ये तीनों चीज़ें फुलफिल कर रहा है तो मैनेजमेंट भी क्या हुआ? आर्ट हुआ। अब देखो, एक अपन एग्जांपल लेते हैं सिंगर के, 2 सिंगर के। एक तो है हनी सिंह, ठीक, और एक है अपना अरिजीत सिंह। एक तो है हनी सिंह और एक क्या है अपना अरिजीत सिंह। ये 2 सिंगर हैं। अब इन दोनों ने एक बेसिक नॉलेज ली होगी, संगीत की बेसिक नॉलेज, जो सारे गा मा पा, वो दोनों ने सीखा होगा। जो बेसिक नॉलेज होती है, बेसिक सुर होते हैं, वो दोनों ने सीखे होंगे। हनी सिंह ने भी सीखे हैं और अरिजीत सिंह ने भी सीखे। तो इन्होंने जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो दोनों ने लिए। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं? थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती है वो सीखे, दोनों ने सीखा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब
पर्सनलाइज मतलब आपने अपने अकॉर्डिंग फिर अप्लाई किया, आपने अपने अकॉर्डिंग फिर अप्लाई करा। अब हनी सिंह, अरिजीत सिंह, इन दोनों को क्या करा, सेम नॉलेज दी थी, सेम थ्योरेटिकल नॉलेज दी थी कि ऐसे सुर लगते हैं, ये होता है, ये ताल होती है, ये सारे गा मा पा का ये ऐसे सुर होते हैं, दोनों को सेम दी थी। लेकिन दोनों ने क्या करा, फिर अपने अपने अकॉर्डिंग उसको पर्सनलाइज, कस्टमाइज किया। हनी सिंह किस में गया, रैप में, अरिजीत सिंह इसमें स्लो सैड वैसे सॉन्ग में, ठीक। तो दोनों ने क्या करा, जो उन्होंने थ्योरेटिकल नॉलेज ली उनको उन्होंने अपने अपने तरीके से फिर क्या किया, अप्लाई किया। हनी सिंह ने अपने तरीके से अप्लाई किया, अरिजीत सिंह ने अपने तरीके से अप्लाई किया। और फिर जैसे जैसे ये दोनों, जैसे जैसे आप सीखते रहते हो, आप गाते रहते हो, तो फिर क्या होता है, आप उस चीज़ में क्या हो जाते हो, अच्छे हो जाते हो। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपका क्या होता है, और अच्छा होता है। तो किस पे बेस्ड होती है आर्ट, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आप आर्ट क्या होती है, कला होती है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी होगी। दोनों जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, अच्छी होगी। क्लियर। अब अपन इसको कनेक्ट करते हैं मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट में क्या थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हो आप, बिल्कुल लेते हो, बुक आती है, MBA कर रहे हो, तो ये क्या है, आप थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हो, ठीक है मैम, पहला पॉइंट तो हो गया। अब दूसरा पॉइंट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आपने थ्योरेटिकल नॉलेज ले ली पर सब अपने अपने तरीके से अप्लाई करते हैं। मेरे को पता है, आगे आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे प्रिंसिपल्स, मेरे को पता है कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट सबका करने का क्या है, अलग अलग है। कि सारे मैनेजर एक जैसे ही करते हैं क्या, नहीं। मेरा करने का, मेरा डील करने का तरीका अलग होगा, किसी दूसरे मैनेजर का डील करने का तरीका अलग होगा। तो सब क्या करते हैं, भी सबने सेम नॉलेज है, बट अप्लाई कैसे कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। क्लियर। और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप उसमें होंगे, उतने ज़्यादा आप अच्छे से काम करोगे। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, वही बात है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं थर्ड, आपका साइंस हो गया, आर्ट हो गया, प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या है, फॉलो एथिक्स एंड प्रिंसिपल बट लैक यूनिवर्सल लाइसेंस। देखो प्रोफेशन क्या है, अभी आप प्रोफेशन को क्या कह सकते हो, कंप्लीट मैनेजमेंट में नहीं कह सकते कि प्रोफेशन मैनेजमेंट अभी नहीं कह सकते। इसके कुछ पॉइंट्स है, जैसे बेसिक प्रिंसिपल्स, जो एथिक कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब चीज़ें फॉलो करता है, बट कुछ चीज़ें ये अभी भी फॉलो नहीं करता है। इसलिए अपन ये कहते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस है, प्रोफेसर अभी तक नहीं बोलते हैं। अब धीरे धीरे इसमें चेंजेस आ रहा है, एंड आगे आने वाले में अपन बोलेंगे कि प्रोफेशन भी है, पर अभी ये कंप्लीट प्रोफेशन नहीं है। क्लियर। चलो अपन ने 5 टॉपिक अभी तक कंप्लीट कर लिए। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट 6 टॉपिक्स की, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की क्या है, अलग अलग लेवल है। इसके लिए आप ऐसे डायग्राम बनाओ। आपके 3 लेवल है मैनेजमेंट के। देखो मैं फंक्शन की बात नहीं कर रही, लेवल की बात कर रही हूँ। फंक्शन जहाँ बोलूँ मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये है जो अभी नीचे आएंगे। लेवल क्या हुआ, 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर, या जिसे अपन ऑपरेशनल भी कहते हैं। क्लियर। इसको आप कह सकते हो मैनेजमेंट के लेवल, या कभी कभी ये भी पूछता है 3 टायर, कुछ लोग टायर बोलते हैं, कुछ लोग टीयर बोलते हैं, तो जिसको जो सही लगे वो बोलो। 3 टीयर ऑफ मैनेजमेंट, वो किसको बोलते हैं, इनको। अब मैनेजमेंट के 3 लेवल है, टॉप, देन मिडिल, देन नीचे लोअर। टॉप कौन होगा, जो कंपनी का क्या होगा, CEO या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर, जो टॉप में आते हैं, जो सारे डिसीजन लेते हैं, जो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, ऑब्जेक्टिव सोचते हैं, जो डिसीजन लेते हैं सारे, वो कौन हुए, टॉप लेवल। जो चेयरमैन हुआ आपका, CEO हुआ, CEO हुआ, ये सब क्या हुए आपके, COO हुआ, ये सब क्या हुए आपके टॉप में लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल में कौन आएगा, जो आपके मैनेजर, डिपार्टमेंट हेड होते हैं, जो जनरल मैनेजर होते हैं, वो क्या हुआ मिडिल में। और लोअर में कौन होगा, जो इनके भी नीचे आता है, फॉरमैन या टीम लीडर हो।
जैसे कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, XYZ एक कंपनी है, ठीक। इसमें क्या हुआ, डायरेक्टर हुआ पहले, जिसने कंपनी जो सारी चीज़ें सोचता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या करना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या ये जो सब चीज़ें जो बनाता है, डायरेक्टर हुआ। डायरेक्टर के नीचे क्या हुआ, जनरल मैनेजर हो गया जैसे, या फिर आप कह लो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स हो गए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। फिर इसके नीचे क्या होते हैं, ये भी क्या करते हैं, टीम लीडर बना देते हैं कि मैंने 3 बना दिए हैं, आपको क्या करना है, आपके अंडर में जो एम्प्लॉयज आएंगे उनको सुपरवाइज करना है। तो ये क्या हुआ मेरा टॉप, ये क्या हुआ मिडिल, और ये क्या हुआ मिडिल, और ये मेरे कौन सा हुआ, जो ये बने थे ये मेरे लोअर। क्लियर, डायरेक्टर, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड थे वो, एंड देन फिर उसके नीचे वो। नहीं समझ आया, कोई नहीं, अपन कंपनी का एग्जांपल नहीं लेते, अपन लेते हैं स्कूल का एग्जांपल। स्कूल का ले, आपकी डायरेक्टर, प्रिंसिपल, ये सब होता है, ठीक। ये तो हो गया आपका टॉप मैनेजर, जो आपके डायरेक्टर है, ये सब। फिर आपने सुना होगा एचओडी होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सुना है कि साइंस का एचओडी, अगर आप कॉलेज में अभी कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे होता है अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, कॉमर्स का डिपार्टमेंट, साइंस का डिपार्टमेंट, आर्ट्स का डिपार्टमेंट। अब इसके भी एक एचओडी होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो सारा डिपार्टमेंट का देखता है, ठीक। फिर आर्ट्स का अलग होता है और साइंस का अलग होता है। उन डिपार्टमेंट के अंदर भी एक वो बना देते हैं कि आपको क्या करना है, नीचे सबसे सबका मैनेज करना है, जो भी बच्चे हैं उनका सबका ही देखना है। तो उसमें भी वो क्या बना देता है, एक टीचर को, कि आपको क्या करना है, सारी चीज़ें देखनी है। या जो आप ऐसे मान लो कि पहले आपका प्रिंसिपल और वो डायरेक्टर हुआ, उसके बाद में आपका कौन सा हुआ, एचओडी हुआ, जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, कॉमर्स का जो डिपार्टमेंट है। फिर जो आपके टीचर हुए वो क्या हुए, आपके से नीचे लोअर लेवल। फिर वो अपन सबको क्या कर रहे हैं, हम जैसे जो बच्चे हैं उनको अपन एम्प्लॉयज मान लेते हैं, उन सबको क्या करते हैं, वो देखते हैं। क्लियर, तो यही है लेवल है। अब अपन इसको एक बार पढ़ लेते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, फर्स्ट क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसमें कौन आता है, CEO, MD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, चेयरपर्सन और CEO, काफ़ी सारे आते हैं, ठीक। काम क्या होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग, पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, पूरा प्लानिंग करता है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, पॉलिसी बनाता है, रूल बनाता है, डिसीजन लेता है, ठीक। ये सारे काम किसके होते हैं, टॉप लेवल के होते हैं, ठीक। जैसे मुकेश अंबानी जो रिलायंस कंपनी का है, वो क्या करता है, सारी स्ट्रेटेजी बनाता है, प्लान बनाते हैं, तो वो क्या हुआ, टॉप लेवल का। मिडिल में कौन होता है, मिडिल में वो होता है जो आगे आपको टॉप लेवल ने वो बना दिया, प्लान बना दिया, पॉलिसी बना दी, कि अब उस पॉलिसी को लागू कौन करवाता है, मिडिल। टॉप वाला हर को थोड़ी ना नीचे जाके बताएगा अपने एक एक एम्प्लॉयज को कि आपके ये रूल है, आपके उसने बना दिया, वो बोलेगा इसको मिडिल लेवल वाले, जो आपका ये एचओडी था। अब जैसे प्रिंसिपल है या आपके जो डायरेक्टर हैं, अब वो जाके उनको थोड़ी ना बताएंगे हर एक एक बच्चे को कि आपका ये है, वो तो किसको बोलेंगे, एचओडी कि आप ध्यान रखो, ठीक। तो एचओडी फिर क्या करता है, आगे उसको लागू करवाता है। तो मिडिल का क्या काम होता है, मिडिल में पहले तो कौन कौन आता है, डिपार्टमेंट हेड और जनरल मैनेजर, जो डिपार्टमेंट के हेड है वो और जनरल मैनेजर। और काम क्या होता है इनका, इम्प्लीमेंट टॉप लेवल डिसीजन एंड कोऑर्डिनेट टीम। कि टॉप लेवल, जो ऊपर टॉप लेवल में मैनेजर बैठा था, जो टॉप लेवल का बंदा है, उसने जो डिसीजन दिया है उसको अब क्या करना है, लागू करवाना है। उसने जो पॉलिसी बताई है, जो रूल बताए, उसको अब मैं आगे क्या कर रहा हूँ, लागू कर रहा हूँ। ये इन दोनों के बीच के क्या होता है, मीडिएटर होता है, जो टॉप है और जो लोअर है, उन दोनों का मीडिएटर कौन होता है, ये मिडिल लेवल। क्लियर, जैसे HR मैनेजर, हायरिंग एम्प्लॉयज एंड ट्रेनिंग दैम, ये क्या हुआ, मिडिल लेवल। क्लियर, थर्ड लोअर लेवल, जो क्या होता है, ये जो मिडिल लेवल थे इन्होंने लागू किनसे करवाया, इनसे, लोअर लेवल, इनको बताया।
तो लोअर लेवल क्या आप देखते हैं कि सारा काम हो रहा है या नहीं, वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं कि सारा वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, टास्क सही से परफॉर्म हो रहा है या नहीं, वो सारा कौन चेक करता है, ये करते हैं। अगर उधर कुछ भी दिक्कत है तो पहले ये सॉल्व करते हैं, अगर इनसे नहीं हो रहा सही तो जाते हैं मिडिल वाले के पास, और अगर मिडिल से नहीं हो रहा फिर वो बात जाती है किसके पास, टॉप के पास। क्लियर? इंक्लूड सुपरवाइजर, फॉरमैन, टीम लीडर। बहुत सारे जने कंफ्यूज हो जाते हैं, सुपरवाइजर है तो मतलब टॉप लेवल है, सुपरवाइजर मतलब जो ध्यान दे रहा हो, जो क्या कर रहा हो, आपको देख रहा हो, चेक कर रहा हो कि सारा काम सही से हो रहा है या नहीं। ठीक, तो वो कौन है, लोअर लेवल का, जो आपका टीम हेड मैंने बताया था वो है। इंश्योर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क एंड सुपरवाइज वर्कर, कि जो टास्क दिया था सही से हो रहा है या नहीं, सारा जो काम जो आपको प्लान बताया था वो सही से एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं, इसने प्लान बनाया, इसने प्लान बना के इसको बताया, इसने क्या करा, उसको एग्जीक्यूट करवाया, इसको बताया, और इसने क्या कराया, फाइनल एग्जीक्यूट करवाया उसको। क्लियर? इफेक्टिव सुपरवाइजिंग ओवरसीइंग वर्कर परफॉर्मेंस, एक फैक्ट्री में आप क्या करते हो, एक सुपरवाइजर होता है जो देखता है कि सारे वर्कर सही से काम कर रहे हैं या नहीं, होता नहीं है, लीडर का भी, वर्कर का भी हेड होता है एक। मूवी नहीं देखी अनिल कपूर की? नहीं, पुरानी होगी, देखी नहीं होगी, जिसमें वो क्या होता है कि वर्करों का भी एक हेड होता है जो सारी चीज़ें देखता है कि सारे वर्कर सही से काम कर रहे हैं या नहीं, साइड कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है तो वो उसको सॉल्व करता है, अगर वहाँ से नहीं होता तो फिर वो किसके पास जाता है, अपने ऊपर के पास। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ले जाइए मैम। अब 7th पॉइंट, 6 पॉइंट अपन ने देख लिए, अब लास्ट अपने 2 टॉपिक बचे, एक तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जिसमें अपन ने पहले भी बात कर ली थी, इसको अपन फटाफट कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग मतलब आप गोल सेट करते हो, स्ट्रेटेजी बनाते हो, सारी चीज़ पहले से सोचते हो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो होता है प्लानिंग, मतलब डिसाइडिंग इन एडवांस। ये जो भी है ना, ये आप फंक्शन पढ़ रहे हो, इसका एक एक चैप्टर है, अगर आप आगे देखोगे तो प्लानिंग का एक चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग का एक चैप्टर है, स्टाफिंग का एक चैप्टर है, डायरेक्टिंग का एक चैप्टर है, एंड कंट्रोलिंग का एक चैप्टर है। ठीक, प्लानिंग मतलब आप पहले से एडवांस में सोचते हो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, आप अपना गोल सेट करते हो, स्ट्रेटेजी बनाते हो उस गोल को अचीव करने के लिए। क्लियर? ऑर्गेनाइजिंग मतलब आप सारे रिसोर्सेज को अरेंज करते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हो, रिसोर्सेज करते हो कि मेरे पास अब क्या काम है, क्या रिसोर्सेज है, फिर उसको अलग अलग जो सिमिलर नेचर के हैं उसको अलग अलग उस डिपार्टमेंट में आप डिवाइड करते हो। अपन ने प्रॉपर रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद अपन क्या करते हैं, पहले अपन ने सोचा क्या करना है, प्लान बनाया, उसके बाद में अपन ने प्लान बनाने के बाद क्या करा, रिसोर्सेज को अरेंज करा, रिसोर्सेज को अरेंज करने के बाद अब आप क्या करते हो कि मेरे पास क्या आ गया, मैंने सोच भी लिया क्या काम करना है, रिसोर्सेज भी आ गए, अब मुझे क्या चाहिए, इंसान चाहिए, बंदे चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो मैं उनको क्या करूँगा, हायर करूँगा, उनकी ट्रेनिंग कराऊँगा। क्या करूँगा, मैं एम्प्लॉयज़ को हायर करूँगा, उनको ट्रेन करूँगा वो काम करने के लिए। स्टाफिंग तक अपन ने क्या करा, हायर करा, फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, अब एक्चुअल काम करना स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग में। डायरेक्टिंग में आप क्या करते हो, अब काम करना जब स्टार्ट हो गया तो उनको मोटिवेशन की, गाइडेंस की, कंसल्टेंसी की, इन सब की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है, काउंसलिंग वगैरह की, तो वो फिर अपन क्या करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्टिंग मतलब आप उनको गाइड कर रहे हो, उनको काउंसलिंग कर रहे हो, उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उनको मोटिवेट कर रहे हो एम्प्लॉयज़ को। एंड कंट्रोलिंग मतलब ये देखना कि जो मैंने प्लान बनाया था वो और जो मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो, उन दोनों को आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो कि क्या मैंने जो सोचा था क्या मैंने वो अचीव करा है या नहीं। क्लियर? प्लानिंग में क्या था, आपने पहले सोचा, गोल बनाया, फिर आपने क्या करा, उस गोल के लिए रिसोर्सेज लिए, रिसोर्सेज अरेंज करने के बाद आपने क्या करा, काम को डिवाइड वगैरह करा, फिर उसके बाद आपने क्या करा, एम्प्लॉयज़ को हायर करा। एम्प्लॉयज़ को हायर करने के बाद क्या हुआ, अब काम होना स्टार्ट हुआ, जब काम होना स्टार्ट हुआ तो आपको मोटिवेशन की, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर वो होने के बाद आपने क्या करा, जो काम एक्चुअल आउटपुट आया आपने उसको क्या करा, कंपेयर करा कि जो मैंने सोचा था कि मैं 500 यूनिट करूँगा, 500 यूनिट प्रोड्यूस करूँगा, मेरा ये गोल था, मेरा ये मैंने प्लान किया था, मेरा टारगेट था। अब मैं कंट्रोलिंग में क्या करूँगा, उसको
चेक करूँगा कि क्या मैंने 500 बनाए, अगर मैंने मान लो 480 बनाए तो 20 कैसे कम हुए, ये जो डेविएशन आया है, ये जो डिफरेंस आया है, ये क्यों आया है, और उसको फिर आप उसको रिजॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। ठीक, आई बात समझ में? चलिए, ये टॉपिक भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट। अब लास्ट एंड फाइनल टॉपिक बचा है कोऑर्डिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन से हर बार क्वेश्चन आता है, इसको करके ही जाना। क्लियर? अब अपन देखते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन को आप क्या कहते हो? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इंश्योर हार्मनी अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? आपस डिपार्टमेंट के आपस के बीच में क्या लाता है? एक हार्मनी लाता है। ठीक, अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इन दोनों के बीच, इन सब के बीच में वो क्या लाता है? एक हार्मनी। क्लियर? कि सब मिलके कोऑर्डिनेशन से अच्छे से काम करें। इट इज़ ए कंटिन्यूस एंड ऑल परवेसिव प्रोसेस। देखो, जो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, लगभग ये सेम ही है इसमें। ये भी कंटिन्यूस होता है, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है। ठीक, हर जगह ज़रूरी होता है, ऐसे नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह, हर, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोऑर्डिनेशन हर में ज़रूरी होता है, कंटिन्यूस होता है। ऐसे नहीं कि अभी करा फिर बाद में रुक गया, नहीं। डिपार्टमेंट के बीच में हमेशा कोऑर्डिनेशन, हार्मनी और उनके बीच में रहता है, कॉर्पोरेशन वगैरह ये सब रहता है इनके बीच में। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कार बनाने वाली कंपनी है, तो उन सब के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, उन सब के बीच में क्या है? कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है। ठीक, हार्मनी ज़रूरी होती है। जैसे प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, तो अगर आप न्यू मॉडल लॉन्च कर रहे हो तो आपको क्या है? इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। भाई, आप अगर कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको फाइनेंस वाले के साथ आपका कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए कि भाई अपने पास पैसा है या नहीं, इतना पैसा है या नहीं, मुझे प्रोडक्शन में इतना पैसा लगेगा। प्रोडक्शन वाला कुछ कर रहा है तो इसके साथ इसको बताए कि मैं ये कर रहा हूँ, अपने पास इतना है या नहीं। फिर फाइनेंस वाला बोलेगा अपने पास इतना है, आप ये प्रोडक्शन कर सकते हो, इतना आप प्रोडक्शन कर सकते हो, इतनी यूनिट्स आप बना सकते हो। तो ये आपस में इंटरलिंक है। अगर आप ऐसे बोलो कि अलग अलग डिपार्टमेंट बन रखे हैं, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, तो ऐसा नहीं होता। ये आपस में इंटरलिंक रहते हैं। क्लियर? प्रोडक्शन वाला फाइनेंस से रहेगा, फाइनेंस वाला प्रोडक्शन से रहेगा, फाइनेंस वाला मार्केटिंग से रहेगा, कितना पैसा लगाना है, अपने पास कितना है, मार्केटिंग में अपन कितना लगाए, तो आपस में इंटरलिंक रहते हैं। और अगर ये आपस में इंटरलिंक रहते हैं तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन आपको आ गया। ये एकदम शॉर्ट में मैंने की पॉइंट्स भी आपको बता दी है। तो अपन ने फटाफट मैनेजमेंट चैप्टर 1 का फटाफट अपन ने रिवीजन कर लिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मोर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ताकि जो भी न्यू अगर अपडेट आएगी, न्यू वीडियोस आएगा तो आपको पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।